हर कुछ हफ्ते में आपने ऐसे हेडलाइन जरूर सुने होंगे। गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव किए। पीएलआई स्कीम के लिए बजट एलोकेशन 108% जंप हुआ, है ना? ऐसे न्यूज सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, ये एक सिग्नल होता है कि कोई सेक्टर या थीम स्पॉटलाइट में आने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करना, स्पेशली एक स्पेसिफिक सेक्टर में, इजी काम नहीं है। इसीलिए एक ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का। ये फंड्स एक स्टॉक नहीं बल्कि एक सोच में इन्वेस्ट करते हैं, एक सेक्टर या एक इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ सेक्टर्स जो एक थीम बनाते हैं, जैसे डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, आईटी, हेल्थ केयर, बहुत कुछ। डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। FY25 में टोटल 70 नए फंड्स लॉन्च हुए, जिनमें से अकेले 52 सेक्टोरल या थीमेटिक कैटेगरी के थे, मतलब 74%। अगर पैसा देखें तो टोटल रेज हुआ पैसा का 86% सिर्फ इसी कैटेगरी में गया। FY24 में भी पिक्चर काफी सिमिलर थी। 64% NFO सेक्टोरल या थीमेटिक कैटेगरी के थे और टोटल रेज हुआ पैसा का 65% इन्हीं फंड्स ने अट्रैक्ट किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के ₹29.5 लाख करोड़ के टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का शेयर लगभग 15% है, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स के शेयर के ऑलमोस्ट बराबर है। तो ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर्स को सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की तरफ इतना अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी इक्विटी फंड कैटेगरी से भी ज्यादा? ये क्यों हो रहा है? थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? सेक्टोरल से अलग होते हैं या ये दोनों सिमिलर हैं? कैसे काम करते हैं? बेनिफिट्स क्या है? कैसा परफॉर्मेंस है? किसके लिए होते हैं? इन सब का जवाब मिलेगा पर मेरे इंट्रोडक्शन के बाद। तो मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और चलिए थीमेटिक फंड्स की दुनिया को साथ में समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेबी के रूल्स के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की टोटल 12 कैटेगरीज होती हैं। 2017 में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें बोला गया कि म्यूचुअल फंड्स एक कैटेगरी में सिर्फ एक स्कीम लॉन्च कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के लिए चीजें सिंपल रहें। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के लिए, मतलब AMCs मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च कर सकती हैं लेकिन सिर्फ इस कैटेगरी में। तो जब एक AMC ने अपने लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एक्सेट्रा स्कीम लॉन्च कर लिया तो इक्विटी कैटेगरी में नई स्कीम्स लॉन्च करने का ऑलमोस्ट एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेक्टोरल या थीमेटिक। और एक इंटरेस्टिंग बात, निफ्टी के पास फिलहाल 21 सेक्टोरल इंडाइसेस और 43 थीमेटिक इंडाइसेस हैं। मतलब सिंपल शब्दों में एक AMC के पास थियोरेटिकली 64 अलग सेक्टोरल या थीमेटिक स्कीम्स लॉन्च करने का स्कोप है। 64। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस कैटेगरी के नए लॉन्चेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और सिर्फ लॉन्चेस ही नहीं, इनफ्लोज में भी ये कैटेगरी आगे है। पैसा सबसे ज्यादा यही अट्रैक्ट कर रही है। अब सेक्टोरल और थीमेटिक का डिफरेंस समझने के लिए हमें ये दोनों काम कैसे करते हैं ये देखना होगा। तो पहले तो दोनों ही फंड्स को कम से कम 80% पैसा एक स्पेसिफिक सेक्टर या थीम के कंपनीज में लगाना होता है। एग्जाम्पल, अगर एक बैंकिंग सेक्टर फंड है तो उसका 80% पोर्टफोलियो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में होगा। FMCG या IT का स्टॉक इसमें नहीं आ सकता 80% लिमिट के हिसाब से। सेक्टोरल फंड्स में देखें तो निफ्टी के पास 21 इंडाइसेस हैं, जैसे ऑटो, बैंक, FMCG, IT, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और बहुत कुछ। लेकिन अब सेक्टोरल इंडाइसेस का स्कोप और बढ़ा दिया गया है ताकि सब सेक्टर्स के अलग अलग इंडाइसेस भी शामिल हो सके, जैसे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। ये होंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स के सब सेक्टर्स। फिर जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में बैंक्स शामिल होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी निफ्टी बैंक इंडेक्स का एक्सपोजर है तो वो बैंक्स को हटाकर सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसके लिए भी निफ्टी ने बनाया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक्स इंडेक्स। इसी तरह कुछ इन्वेस्टर्स शायद ऐसे होते होंगे जो किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके लार्ज कैप कंपनीज को एक्सक्लूड कर उनके लिए निफ्टी ने बनाया है सेक्टोरल इंडाइसेस, जैसे निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स, निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या निफ्टी मिड स्मॉल IT एंड टेलीकॉम इंडेक्स। लेकिन व्हाट अबाउट थीमेटिक फंड्स? ये थोड़ा ब्रॉडर अप्रोच लेते हैं। एक सेक्टर पे फोकस करने के बजाय ये मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एक कॉमन थीम या मेगा ट्रेंड फॉलो करता है। एग्जाम्पल लेते हैं डिजिटल इंडिया फंड का। IT, टेलीकॉम, फिनटेक, ई-कॉमर्स सब आ सकते हैं इसमें क्योंकि सबका लिंक डिजिटलाइजेशन से है। लेकिन ये डिजिटल इंडिया फंड केमिकल या ट्रेडिशनल बैंकिंग कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेंगे, अगेन 80% लिमिट के रूल के हिसाब से। थीमेटिक इन्वेस्टिंग का बेस होता है एक लॉन्ग टर्म मैक्रो या स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो ओवरऑल मार्केट से बेहतर परफॉर्म करे आने वाले समय में। ये ट्रेंड आ सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स,
कंज्यूमर हैबिट से जैसे डिजिटल स्पेंडिंग या एनवायरमेंटल प्रायोरिटी से जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। और ये इतना ब्रॉड है कि अगर आप सिर्फ एक कॉर्पोरेट ग्रुप जैसे टाटा ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके भी थीमेटिक इंडाइसेस अवेलेबल हैं। यहां तक कि ESG फ्रेंडली कंपनीज के लिए 3 निफ्टी ESG इंडाइसेस हैं। और अगर आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से अल्कोहल या बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो निफ्टी ने 3 शरिया इंडाइसेस भी बनाए हुए हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलो अब इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और पैसा भी आ रहा है। निफ्टी ने जनवरी 2022 में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स लॉन्च किया था, जो एक थीमेटिक कैटेगरी है जिसमें डिफेंस थीम वाली कंपनी शामिल है। अब इसमें 2 सेक्टर्स का मिक्स है, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स। FY23 के एंड तक इस कैटेगरी में एक भी फंड नहीं था, मतलब 0, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही सीन बदल गया। अब तक इस कैटेगरी में 5 फंड्स आ चुके हैं, एक एक्टिव फंड, 4 इंडेक्स फंड्स और ETFs और एक फंड ऑफ फंड ETF। और सिर्फ फंड्स ही नहीं, पैसा भी बढ़ा है। एवरेज AUM जो पहले 0 था वो सिर्फ 2 साल में 7,172 करोड़ तक पहुंच गया है। रीजन, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 3 साल में 300% प्लस रिटर्न्स दिए। अगेन 300% प्लस, मतलब अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो वो आज 4 लाख बन गया होता। लेकिन एक मिनट, इसमें ट्विस्ट भी है, ये कि पिछले 1 साल का रिटर्न्स सिर्फ 6.5% ही रहा। फिर भी सितंबर 2024 तक इन्वेस्टर्स ने इसमें 6,138 करोड़ डाल दिए। मतलब लोग ने पैसा तब लगाया जब चार्ट ऑलरेडी ऊपर था और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ स्लो हो चुकी थी। यहाँ एक क्लासिक ह्यूमन बिहेवियर दिखता है, रिटर्न्स देख के ट्रेंड में इन्वेस्ट कर देना। जब कोई सेक्टर या थीम पिछले कुछ साल में बढ़िया परफॉर्म करता है, लोग सोचते हैं कि ये ट्रेंड तो हमेशा चलेगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का परफॉर्मेंस हमेशा एक ही थीम पे डिपेंड करता है। जब थीम चल रही होती है तो जबरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जब साइकिल रिवर्स होती है तो रिटर्न्स प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे ही नहीं बोल रही, एग्जाम्पल देख लो। कोविड का समय जब सब कुछ रुक गया था और सब रिमोटली काम कर रहे थे, तब निफ्टी IT इंडेक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बूम में अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक डबल हो गया था। लोग समझे ये ग्रोथ अब रुकेगी ही नहीं, लेकिन आज 4 साल बाद भी इंडेक्स वहीं के वहीं अटका हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, निफ्टी मीडिया इंडेक्स अपने 2017 से 18 के हाई से आज भी लगभग 50% नीचे है। तीसरा एग्जाम्पल, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को अपने 2010 के हाईस तक वापस आने में कितने साल लग गए होंगे सोचो? 13 साल लग गए। मतलब जिसने टॉप पे एंट्री ली थी उसका पैसा एक पूरी डिकेड तक ब्लॉक हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स ये हमेशा नेगेटिव स्टोरी नहीं होती है, पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, जैसे निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज ने पिछले 5 साल में निफ्टी को बीट किया है। लेकिन बिगर क्वेश्चन ये है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का क्या आपको इतना एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्चुअल में ज्यादा फायदा हो रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में आप अपना पैसा एक छोटे टाइम के लिए फास्ट ग्रोथ वाले सेक्टर में पार्क कर रहे हो? अगर हम डेटा देखें जो टेबल में दिया है तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 5 और 10 साल में रिटर्न्स के केस में निफ्टी 50 को थोड़ा सा बीट किया है। मतलब अगर सिर्फ एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखो तो हाँ, थोड़ा ज्यादा नंबर लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न्स की तो असली सच पता चलता है, जो बेसिकली ये बताता है कि रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न मिला। तो पिक्चर बदल जाती है। यहां पर निफ्टी 50 इन दोनों को बीट कर देता है। 5 साल का डेटा, निफ्टी 50 का 0.80, जबकि निफ्टी बैंक का 0.63 और फाइनेंशियल सर्विसेज का 0.64। 10 साल का डेटा, निफ्टी 50 का 0.87, जबकि निफ्टी बैंक का 0.65 और फाइनेंशियल सर्विसेज का 0.77। मतलब सिंपल भाषा में, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज ने थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया, पर उसके लिए आपको ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ा। अब हो सकता है कि कुछ सेक्टर या थीम्स ऐसे हों जो रिटर्न्स में भी ब्रॉडर मार्केट को बीट करें और वॉलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न्स में भी टॉप करें, लेकिन इसे ढूंढना इजी नहीं है। मार्केट में एक सेक्युलर ट्रेंड पकड़ना, उसमें एंट्री लेना, उसको होल्ड करके रखना, ये एक आर्ट है। और ऑनेस्टली ये काम ज्यादातर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स कर पाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का चैलेंज ये होता है कि जब तक उनको किसी ट्रेंड का पता चलता है, वो ट्रेंड ऑलरेडी न्यूज बन चुकी होती है, तब वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पिछले 1-3 साल में किसी फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए तो इन्वेस्टर सोचता है कि ये अब हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक फाइनेंस मैगजीन की स्टडी ने भी ये हाईलाइट किया था। उसने कहा जो फंड टॉप 10 में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आता है इन अ 3 ईयर पीरियड, वो अगले 3 साल में बेयरली टॉप 100 में पहुंच पाता है। पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर आपका पैसा किसी सेक्टर या थीमेटिक फंड में लगा है
तो सेबी का रेगुलेशन फंड मैनेजर को अलाउ नहीं करता कि वो इजीली किसी सेक्टर या थीम को चेंज कर सके। मतलब अगर सेक्टर में हेडविंड्स आ गए तो भी फंड उसी थीम में अटका रहेगा। और सेक्टोरल या थीमेटिक फंड मैनेजर्स के पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होते हैं। कभी कभी तो पूरे फंड में सिर्फ डबल डिजिट्स में ही कंपनीज होती हैं। एग्जांपल देख लो, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में सिर्फ 18 कंपनीज हैं। मतलब फंड मैनेजर के पास चॉइस काफी रिस्ट्रिक्टेड है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर इनमें से एक दो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो उसका पूरा इंपैक्ट फंड के रिटर्न्स पर सीधा और काफी बड़ा पड़ता है। अब ये कंपेयर करो एक लार्ज कैप फंड से। वहां 80% पैसा 100 कंपनीज में लगाया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप या मार्केट कैप बेस्ड फंड तो और फ्लेक्सिबल होते हैं। फंड मैनेजर सेक्टर या थीम चेंज कर सकती है जब उनको लगे कि मार्केट का एनवायरनमेंट शिफ्ट हो रहा है। बट दिस कांट बी डन इन थीमेटिक और सेक्टोरल। ठीक यही रीजन है कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अगर सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट हो तो रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन टाइमिंग पकड़ना रिटेल इन्वेस्टर के लिए इजी नहीं होता। और जब आम इन्वेस्टर को लगता है कि अब तो ट्रेंड शुरू हो गया, तब तक अक्सर बेस्ट रिटर्न्स ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने समझा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स कैसे काम करते हैं, इनके रिस्क क्या होते हैं और इनमें टाइमिंग का कितना बड़ा रोल होता है। टॉप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के हिसाब से सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स अपने कोर पोर्टफोलियो, मतलब जो आपके पोर्टफोलियो का लगभग 80% होता है, उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा जैसे 20% है, उसमें आप ये फंड्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई सेक्टर या थीम शॉर्ट टर्म हेडविंड्स फेस करे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपना कोर पोर्टफोलियो हमेशा स्टेबल और डाइवर्सिफाइड रखो और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को लिमिटेड एक्सपोजर के साथ केयरफुली यूज करो। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, गोज विदाउट सेइंग, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगले एपिसोड का इंतजार करना। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति, मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.